हरियाणा राजस्व विभाग के एसीएस तथा एफसीआर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। संजीव कौशल जी, इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज़ के ऊपर। सर, लॉकडाउन एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। अगर लॉकडाउन की चर्चा की जाए तो इसका इम्पैक्ट आपके हिसाब से अभी तक क्या निकल कर आया है? क्या इसके लगाने से कुछ सार्थक परिणाम निकले? चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो मैं एक आपसे आग्रह करना चाहूँगा। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, हम लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इससे जो एक मैसेज आता है हमारे जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, माइग्रेंट हैं, वर्कर हैं, उन लोगों को एक गलत मैसेज आता है जो हमने पिछले साल देखा था। हमने इसे एक कार्यक्रम के तौर पे शुरू किया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कुछ ज़रूर, लेकिन वो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से है। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, हम सारी इंडस्ट्रीज़ को इसमें हमने सुविधा दी है चलाने की बनिस्बत वो अपने पास ही वर्कर्स को रखें या जैसे भी प्रोटेक्टेड वो रख सकते हो वो करें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमने अलाउ की है, हमने हमारा आईटी सेक्टर, आईटीईएस सारा सेक्टर चलने दिया है, इत्यादि इत्यादि एसेंशियल सर्विसेज सारी हमने पिछले साल के अपने एक्सपीरियंस से वो सारा इस्तेमाल करके जो गाइडलाइंस बनाई वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाई ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए जो कि एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता हो, और ना ही प्रोसेस इंडस्ट्री बंद हो। तो कृपया इसे लॉकडाउन ना कहें, ये लॉकडाउन नहीं है, ये एक कार्यक्रम के तौर पे हमने शुरू किया है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर आप देखें कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदे मैं आपको दो आंकड़े बड़े सीधे दे सकता हूँ। एक, जो हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो आ रही थी एवरेज स्टेट की, जब हमने पिछली बार लगाया, आप जानते हैं जैसे 10 तारीख को शुरू होना था सुबह, वो हमने 9 के आंकड़े देखे थे तो तकरीबन 26% हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आ रहा था, और वो अब कम हो के हमारा 15.76% हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं 10 पॉइंट से ज़्यादा वो पॉजिटिविटी रेट हमारा कम हुआ, स्थिति काफ़ी सुधार। इसके साथ ही साथ हमारा रिकवरी रेट जो 81% के करीब था, 81% से थोड़ा कम था, वो 85.06% हो गया। मतलब अगर 100 आदमी संक्रमित हुए तो 85.06% जो हैं वो इस डेट को शुरू ठीक हो चुके थे। ये नहीं है कि बाकी नहीं ठीक हुए, लेकिन ये इतने ठीक हो जाते थे जल्दी से, तो रिकवरी रेट भी हमारा बढ़ गया। तो ये दोनों बड़े पॉजिटिव हैं। हालांकि ये ध्यान में रखते हुए पॉजिटिविटी को हमने कुछ ये भी देखे कि आंकड़े ऐसे नहीं हैं कि हम इसको ख़त्म कर दें, इसको हटा दें, इसीलिए हमने आगे बढ़ाया। एक हमारे लिए चिंता की बात यह है कि हमारे जो ऐसे ज़िले हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हैं वहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, और फेटेलिटी रेट जो हमारा है वो थोड़ा बढ़ा है। एवरेज फेटेलिटी रेट हमारा 0.91% से बढ़ के 0.96% पे आ गया है। आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस हफ्ते का है, वो पुराने से आंकड़े आते हैं, लेकिन बढ़ने का मतलब है कि हमें इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ग्रामीण अंचल की अभी आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? किस प्रकार के सर्वे शुरू किए जा रहे हैं? किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? जी चंद्रशेखर जी, हम क्या कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर इसके बारे में दिशा निर्देश दिए थे, जो कि एक कार्यक्रम बना के हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू करवाया है। उसमें सभी विभाग साथ जुड़े हैं, और वो क्या है कि हर गांव में हमारी एक टीम, 4 जनों की टीम होगी। वो इस वक्त पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है 15 तारीख से, और उसमें क्या है, एक तो है हमारी आशा वर्कर सबसे आगे, दूसरा एक आंगनवाड़ी वर्कर, तीसरा हमारा जो प्राइमरी स्कूल का वहाँ टीचर है वो, और चौथा हमारा हुआ जो महिला पंचायत की मेंबर हो या ग्राम सचिव। ये 4 जनों की टीम डोर टू डोर सर्वे इस वक्त कर रही है। सर, 6500 के करीब अनुमानित गांव हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े, लेकिन कोई समय सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है कि इतने टाइम में ये सर्वे कर लेंगे? समय सीमा की बात सामने आ जाएगी आपके, मैं जब आपको थोड़ा सा और बताऊं। कम से कम 50 टीमों का गठन हर डिप्टी कमिश्नर ने अपने ज़िले में किया है।
4 ये कम से कम सदस्यों की टीम होगी। आशा वर्कर उसमें जैसे आप जानते हैं एक फॉर्म वो हर व्यक्ति को जो, हाँ पहला तो ये कि हम शुरू कहाँ करेंगे, त्वरित तौर पर उन गांवों में जहां हमें कुछ सूचना मिली हो कि वहां पर संक्रमण हुआ है, वहां पे सबसे पहले हम करेंगे। वहां पे आशा वर्कर वो फॉर्म पर भर लेती है और जो हमारा दूसरा एक मेंबर है वो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगा और व्यक्ति अगर पॉजिटिव होगा तो उन्हें एक किट दी जाएगी दवाइयों की कि आपने ये दवाई खानी है और आप अब ठीक रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये संक्रमण के बाद भी ये दवाई पर आप खाते रहें। उसमें पैरासीटामोल है, जिथ्रोमाइसिन है, वगैरह वगैरह। और साथ में अगर वो नेगेटिव आता है कि उनको नहीं है तो भी उनके लिए हमने एक किट छोटी दवाइयों की रखी है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स होंगी, चाहे वो एलोपैथी के हों चाहे वो आयुष डिपार्टमेंट के हों, वो देंगे। इसके अलावा आंकड़े सब इकट्ठे हो जाएंगे ताकि हम आगे के लिए उसका प्रबंध कर सकें। तो ये काम जब हम 50 टीमों के जरिए करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत तेजी से हम ये कार्रवाई कर लेंगे। और आप अगर 22 हमारे ज़िले हैं, 22 ज़िलों में 50-50 टीमें हों तो 1100 टीम हो गई और हमारे अगर 6500 के करीब गांव हों तो आप समझ सकते हैं हम 5-6 दिन में ये सारा सर्वे कर सकते हैं। कोशिश यही है कि हम 5-6 दिन में ये सर्वे कर लेंगे। तो सर गांवों में जो कोविड एकाएक कब बढ़ रहा है, ये इसके कारण क्या समझते हैं, क्या अभी तक निकल कर आया है? देखिए, हरियाणा प्रदेश ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र के लोगों से नहीं मिलते। ग्रामीण क्षेत्र के लोग काम करने के लिए शहरों में भी डेली बेसिस पे आते हैं, शहर के भी हमारे लोग गांव में एरिया में आते हैं। हमारे ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा अंतर हो गांव और शहर में और नज़दीकी, हर गांव के लोग काम तो करते ही हैं, बच्चे भी हमारे परिवारों के शहर में काम करते हैं, इसी तरह से आना जाना चलता है। तो ये संक्रमण तो आप जानते हैं प्रिकॉशंस के साथ ही रोका जा सकता है, मास्क और दूरी के साथ। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें हैरानी नहीं है, लेकिन जैसे पिछले साल के वेरिएंट थे वो अलग थे। इस साल का जो वेरिएंट है वायरस का वो संक्रमण तेज करता, बहुत जल्दी संक्रमण उसका होता है, हमें मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंभीरता होगी कोई बीमारी की, लेकिन संक्रमण उनका उसका इस वेरिएंट का तेज है। सर जो पाबंदियां अब दोबारा से आगे बढ़ाई गई हैं, जिसको मैं लॉकडाउन शब्द पहले दे रहा था, क्या इसमें लोगों का जो लोग ओबे नहीं कर रहे इन चीज़ों को, उन पर क्या कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है? मैं 2 चीज़ें इसमें फिर बताऊंगा। देखिए, हम जब भी ये निर्णय लेते हैं इस तरह का, जैसा ये महामारी अलर्ट का हमने निर्णय लिया रिस्ट्रिक्शंस का, वो लेते हुए सरकार ये भी देखती है कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उससे इकोनॉमिक लॉस होता है, गरीब आदमी की आमदनी कम होती है, नौकरी पेशा जो पक्की सरकारी नौकरी ना हो उसको फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिए जाते हैं। आपको जानते हैं सरकार को भी घाटा होता है इसको लगाने से, हमारी भी रेवेन्यू सरकार का कम होता है। हमारे हिसाब के मुताबिक तकरीबन 65 करोड़ का हमारा एक्साइज का लॉस हुआ है ये 2 हफ्ते में। इसके अलावा जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो तकरीबन 30% कम हो गई अगर हम मार्च के इसी आंकड़े को कंपेयर करते हैं। डीजल की कंजम्पशन है 19% कम हो गई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, तो ये बहुत कम, बहुत ध्यान से फैसला लिया जाता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अगर पहले तो हम आग्रह करते हैं हर आदमी को कि वो ये चीज़ के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करे, नहीं करे तो उसमें कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई भी है। आग्रह के आगे दंडात्मक कार्रवाई होती है, उसमें आईपीसी का सेक्शन 188 भी लगता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कार्रवाई भी होती है। तो उस व्यक्ति का नुकसान भी होता है अगर उसका पालन ना करे तो। सर अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर इस वक्त बेड की, ऑक्सीजन की और जो और अन्य सामान की, क्या पूरी तरह से मुहैया हैं इस वक्त, मतलब कोई कमी तो नहीं है? देखिए, बिस्तरों की जो संख्या है वो बहुत अधिक हम सब कोशिश करके बढ़ा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने 500 बेडेड एक
हॉस्पिटल शुरू किया पानीपत में, जैसा कि आप जानते हैं, और इसी तरह से 500 बेडेड उन्होंने हिसार में भी शुरू किया। जो पानीपत वाला शुरू हुआ श्री गुरु तेग बहादुर के नाम से शुरू हुआ, जो हिसार वाला शुरू हुआ वो चौधरी देवीलाल जी के नाम पे शुरू हुआ। इसी तरह से आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने फरीदाबाद में एक 100 बेडेड आईसीयू की फैसिलिटी को भी शुरुआत किया है, और इसमें सरकारी संस्थाएं भी जुड़ी हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी जुड़े हैं, सरकार के स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा है, सब विभाग जुटे हुए हैं, और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। ये संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को पूरी सुविधा दी जा सके। और मैं खुशी के साथ ये बता सकता हूँ कि क्योंकि हमारे संख्या कम हो रही संक्रमण की, इस वक्त भी मैं फरीदाबाद खास तौर पर देखता हूँ, फरीदाबाद में हमारे ये जो बेड्स की अवेलेबिलिटी थी उसकी संख्या थोड़ी कंफर्टेबल होनी शुरू हो गई है। मेरे पास जैसे फरीदाबाद के आंकड़े आते हैं, हमारे पास वहाँ पर आईसीयू बेड्स 700 के करीब हैं, आईसीयू के बेड्स। इसके अलावा तकरीबन 2000 के करीब हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं। इसी तरह से हमारे पास वेंटिलेटर्स वगैरह अगर हम देखते हैं तो वो 200 के करीब हैं। इस वक्त हमारी संख्या, जो पहले बहुत ज़्यादा संख्या 90% के ऊपर ऑक्यूपेंसी हो रही थी, वो कंफर्टेबल हो रही है, अब 70% के करीब आ गई है। संख्या में इसी से इजाफा ना होने के कारण अब कंफर्टेबल हो रही है, लेकिन हम उस पर नहीं कर रहे, हम और संख्या बढ़ा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ और बढ़ा रहे हैं। सर, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हाहाकार के कारण क्या समझते हैं? हरियाणा में कोई हाहाकार नहीं है चंद्रशेखर जी। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हर हॉस्पिटल को, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और तो और हर व्यक्ति, हर सिटीजन को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। सरकार के द्वारा ये प्रबंध बहुत उचित तरह से किए जा रहे हैं, उसमें कोई किसी को समस्या नहीं हो रही। सर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी से पूर्ण अपने रेट्स वसूल रहे हैं, उनके लिए क्या कदम या क्या कार्रवाई हो सकती है? चंद्रशेखर जी, उसके बारे में भी रेट निर्धारित किए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर्स ने कमेटियां बनाई हैं और वो चेकिंग भी कर रहे हैं उन हॉस्पिटल्स की, और अगर कोई शिकायत आती है तो उनके विरुद्ध नोटिस दे के कार्रवाई भी की जा रही है। फरीदाबाद में ऐसी पहले एक कंप्लेंट आई थी, मुझे याद है 3-4 दिन पहले, तो उस हॉस्पिटल को पहले नोटिस दिया गया था, उन्होंने पैसे भी वापस किए, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। एक और इसी तरह की कंप्लेंट उनके सामने, इस वक्त वो उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई हम करते हैं, करेंगे। सर, जिस प्रकार से मृत्यु को अगर देखा जाए, लोगों के आंकड़ों को देखा जाए, 100, 125, 150, 170, 175 तक छू रहा है आंकड़ा, मतलब इन चीज़ों से निपटने के लिए कैसे क्या समाधान किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों को एक आग्रह करना चाहूँगा। आमतौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आदमी डॉक्टर पसंद नहीं करते कि डॉक्टर के पास जाएं। इसमें अब हमने ये जो सर्वे में है कि एक तरह से हमारे ही जो अधिकारी हैं, जो काम करने वाले हैं, वो उनके पास आ रहे हैं। उसमें जैसे मैंने बताया, ये सर्वे के साथ साथ उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करके वहीं मौके पे रिपोर्ट मिल जाती है। हालांकि ये बेस्ट पॉसिबल नहीं होती, RT-PCR जो टेस्ट होता है वो गोल्डन स्टैंडर्ड है, लेकिन ये रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आए तो उस व्यक्ति को आइसोलेट अपने आप हो जाना चाहिए, और उनको दवाइयाँ देंगे, किट देंगे, मौके पे मिलेगा, बताया जाएगा क्या क्या करना है, कब खानी, क्या करना है, और किन हालत में उनको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। उसके बाद हम टेलीफोन से भी करेंगे, हर 2 दिन बाद एक हमारा डॉक्टर उनसे संपर्क भी करेगा, आके भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेरा आग्रह ये है कि आप डरिए नहीं, डॉक्टरों से घबराइए नहीं। आमतौर पर अगर आवश्यकता महसूस हो तो अस्पताल में भी जाना चाहिए, हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। साइंस और ये सारी सुविधाएं जो हमारे पास हैं सरकार की तरफ से और प्राइवेट भी, ये व्यक्तियों की, लोगों की सुरक्षा, उनकी बेहतरी के लिए हैं। अगर उनका हम फायदा आज नहीं उठाएंगे इस आपदा में, तो हम कब उठाएंगे उसका?
सर एक चीज़ और, जिस प्रकार से सेना ने चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, हिमाचल में, अन्य प्रांतों में भी अस्थाई हॉस्पिटल बनाए हैं, अपना स्टाफ दिया है, क्या ऐसा कुछ हरियाणा में भी चल रहा है कि हरियाणा में भी सेना की मदद ली जा सकती है या ली जा रही है? चंद्रशेखर जी, सेना हमारी ही है, कोई ऐसी नहीं है बात कि वो दूर की चीज़ हो, वो भी भारत सरकार की ही सेना है। और हम लोगों की बहुत एक प्राउड हम फील करते हैं कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है। हमारे फरीदाबाद में एक पुराना एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता था, मेडिकल कॉलेज, गोल्ड फील्ड नाम से, उसके बंद होने करके उसकी संख्या, उसको सरकार ने टेक ओवर किया था। तो वो टेक ओवर के बाद उसमें एक पहले 500 बेडेड फैसिलिटी थी, बिस्तर थे, ऑक्सीजन का हमने प्रबंध कर लिया, इत्यादि दवाइयाँ सारी हमने प्रबंध कर ली सरकारी स्तर पे। लेकिन इमीडिएटली डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ना होने करके हमने वेस्टर्न कमांड के जो कमांडर हैं जनरल आरपी सिंह, उन्हें आग्रह किया। जनरल आरपी सिंह ने, वेस्टर्न कमांड ने तत्परता से हमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एक फील्ड हॉस्पिटल के वो हमें दिलवाए। और मैं खुशी से बता सकता हूँ कि अभी मंगलवार को उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। थैंक यू सर। तो ये हैं संजीव कौशल जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनके पास FCR है। इनका कहना है कि हरियाणा के अंदर इस वक्त ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उन पर प्रशासन और सरकार की निगाहें हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स मनमाने दाम वसूल करते हैं उनके खिलाफ भी नोटिस देने का प्रावधान, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान, सब चीज़ें एक व्यवस्था का हिस्सा हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।